इनकी बातों का बुरा मत मानना। 10 साल जेल में रहने की वजह से ये अपना होश खो बैठे हैं। तुम हमें पुलिस स्टेशन की खबरें जरूर देना। क्या 2 नंबर स्ट्रीट यही है क्या? क्या साहब, हम सुने थे पुलिस वाले चप्पे चप्पे के पते से वाकिफ होते हैं। लगता है आप नए हो। पता नहीं बेचारी कहाँ चली गई है, उसका कोई अता पता नहीं है। ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गए, मगर वो कहाँ है किसी को कुछ नहीं पता। हेम को तो हम संभाल लेंगे, तुम अपनी स्टडी पूरी करने के लिए कैम्ब्रिज चले जाओ। पुलिस ने चारों तरफ हम लोगों को घेर लिया है। बॉबी क्लॉक की चारों तरफ छा गए हैं। पता नहीं चल रहा है कि कौन पुलिस कौन क्लब की मेंबर है, क्योंकि पुलिस सादे ड्रेस में है। कैसे भी करके मुझे यहां से जल्दी बाहर निकलना होगा। सुन, ध्यान रख और मुझे इन्फॉर्म करते रहो। इतनी भी क्या जल्दी? महफिल तो अभी सजी। तोतला तो ये पहले से ही था, ठीक से बोल नहीं सकता था, बाकी सब ठीक है। लेकिन अब तेरे सारे हाथ पांव सलामत होते हुए तो जेल में सजा। देखिए साहब, अब लोगों को गलतफहमी हो चुकी है। मैं कुछ नहीं किया, मुझे क्यों पकड़ रहे हो? ताकि तू अपने बाकी के गिरोह वाले साथियों का नाम बता सके। तूने कुछ नहीं किया, बोला ले जाकर बंद कर दो इसे थाने में, और रास्ते में कोई भी नौटंकी करे तो इसका सम्मान सरकारी डंडे से करना, समझा? चल। ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? अरे सब लोग पीछे पीछे पीछे, इधर आओ, सब लोग निकल, सब लोग क्या हुआ? सब एक मिनट, आराम से निकलिए।
एक बार फिर निकल, आराम से आराम से आराम से आराम से एकदम आराम से निकल। काका, बाबा को कहिए ना जाकर सो जाएं। बाबा, आप अभी तक सोए नहीं? आपको तो कब से सो जाना चाहिए था। मैंने भी इनसे कितनी बार यही कहा, तो कहने लगे रुद्र, जब तक हेम नहीं आती ना मुझे नींद नहीं आएगी। बिल्कुल बच्चे बन जाते हैं एकदम। बाबा, आप मेरी इतनी फिक्र क्यों करते हैं? मैं ठीक हूं। देखो हेम बेटा, तुम अपनी जगह बिल्कुल सही हो, लेकिन एक पिता का मन हमेशा अपने बच्चों पर ही लगा रहता है। मगर बाबा, मेरे साथ इंस्पेक्टर मान भी तो थे। आप खामखा परेशान हो रहे हैं। अरे हाँ, सुशीला का कुछ पता चला? पता नहीं क्यों काका, मगर मुझे एक उम्मीद थी कि वहां से मुझे सुशीला के बारे में कोई ना कोई जानकारी जरूर मिलेगी। मगर उस इंस्पेक्टर मान की लापरवाही और बेवकूफियों की वजह से वहां पहुंची लड़की वहां से मौका देखकर ही भाग गई। हेम, मुझे कहना तो नहीं चाहिए लेकिन कहना पड़ता है, संवेदनशील होना अच्छी बात है, लेकिन उसके चलते अपना नुकसान करना अच्छा नहीं। तुम सुशीला के बारे में ज्यादा कुछ सोच रही हो, उसके लिए ज्यादा कर रही हो। लेकिन अब तुम्हें अपने लिए ज्यादा सोचना चाहिए और अपने लिए ज्यादा करना चाहिए, समझी? काका, हमारा अतीत हमें हमारी गलतियों से, हमारे किए हुए कामों से हमें बहुत कुछ सीखने का मौका देता है। और सच कहूं तो हमारा अतीत ही सिर्फ हमारा साथ निभाता है। बीते हुए कल में जो हुआ उसे बदला तो नहीं जा सकता। उस पर हम जैसे होते हैं वैसे ही हो जाते हैं। और अतीत को हमारा बेस्ट टीचर भी तो कहते हैं। वो हमें बहुत सीख देता है, तो हम उसे कैसे भूल सकते हैं? हेम, वैसे मुझे कहना तो नहीं चाहिए लेकिन क्या करूं, कह रहा हूं। तुम सुशीला की खोजबीन कुछ ज्यादा ही कर रही हो। कहीं इसलिए तो नहीं कि वो रमेश की पत्नी है, इसीलिए शायद तुम उसकी मदद करना चाहती हो। हाँ, शायद ये भी वजह हो सकती है जिसके चलते मैं सुशीला की मदद करना चाहती हूँ या फिर उसे खोज निकालना चाहती हूँ। और मैं ऐसा क्यों ना करूँ? मुझे शादी के मंडप में छोड़ के जाने के बाद रमेश ने एक बार भी पीछे मुड़कर मेरा हाल जानने की कोशिश तक नहीं की। मेरे अंदर ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब सिर्फ रमेश के पास ही है। इसलिए मैं रमेश की तलाश में हर उस शख्स की तलाश कर रही हूं जो रमेश से जुड़ा हुआ है। आखिर कब तक जिंदगी भर यूं ही सवालों की पोटली अपने सिर पर लेकर भटकती रहूंगी? क्या मेरे इस सुनसान जीवन में कोई भी विराम नहीं है? बॉडी, क्या कहा तुमने? जोगिन, मैंने कुछ गलत नहीं कहा। बॉडी, तुम उस इंसान के बारे में जानना चाहती हो जो इस दुनिया में नहीं है। ऐसा तुम लोगों को लगता है कि रमेश जिंदा नहीं है, मगर मेरा मन कहता है कि उसे कुछ नहीं हुआ है, वो जिंदा है, बस हमारा सामना नहीं करना चाहता। बॉडी, मुझे तुमसे बात करनी है। अकेले में। बॉडी, ये क्या कर रही हो? क्या चाहती हो तुम आखिर?
मतलब मैं कुछ समझे नहीं। ये रोमेश की माला फिर से क्यों जपने लग गई हो? तुम अच्छे तरीके से जानती हो कि अक्षय की मौत में रोमेश का हाथ है, फिर भी तुम कह रही हो कि वो बेकसूर है। जोगिन, यही सच है। और उमाकांत ने खुद इंस्पेक्टर के सामने ये कबूल किया है कि उसने देवी के कहने पर अक्षय का गला घोटा था। बॉडी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि अक्षय की मौत देवी के कहने पर हुई हो या रोमेश के कहने पर। ये तीनों हमारी जिंदगी में कोई मायने नहीं रखते। जोगिन, ये तुमसे किसने कह दिया कि रमेश मेरी जिंदगी में कोई मायने नहीं रखता? बॉडी, तुम मत भूलो कि रोमेश हमारे परिवार को एक बार बिखेर चुका है और बाबा अभी अभी ठीक होकर आए हैं। जोगिन, मैं मानती हूँ कि तुम अपनी जगह सही हो, मगर सच भी तो सबके सामने लाना होगा ना। तुम उस इंसान को सच्चा कह रही हो जिसने कभी सच का साथ दिया ही नहीं। वो पूरा झूठ से ही घिरा हुआ है। जोगिन, तुम ऐसे कैसे कह सकते हो, जबकि तुम्हें तो पता ही नहीं कि मेरी शादी वाले दिन रमेश हम सबको सच बताने आया था, मगर हमने उसकी बात सुनी ही नहीं। बॉडी, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम रोमेश को अपने मन से क्यों नहीं निकाल पा रही हो। आखिर क्या है उसमें ऐसा? उसके अलावा दुनिया में बहुत लड़के हैं जो उससे काफी अच्छे हैं। जोगिन, मैं रमेश को नहीं भुला सकती और ये मेरी मजबूरी है। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो इन सब की जिम्मेदार सिर्फ तुम हो, जो सच से अपना मुंह मोड़ रही है। मगर तुम्हारे चलते हम अपनी आंखों पर पट्टी बांध के नहीं घूम सकते। ठीक है, अगर वो अक्षय की मौत का जिम्मेदार नहीं है तो इससे उसके बाकी के गुनाह कम नहीं हो जाते। जोगिन, इतनी नफरत करते हो तुम रमेश से? हाँ बॉडी, मैं उससे नफरत करता हूं क्योंकि उस इंसान ने मेरी बॉडी की आंखों में प्रेम के सपने सजाए, फिर उन्हें मंडप तक ले गया और फिर एक झटके में उनको तोड़ दिया, उसको बिन बिहाई छोड़ दिया। उससे कैसे नफरत ना करूं मैं? और हाँ, मेरे बाबा को मौत के दरवाजे पे छोड़ दिया, और तुम कह रही हो मैं उससे नफरत ना करूं? मैं मानती हूँ जोगिन कि रमेश को हमें ये बात पहले ही बता देनी थी, मगर बॉडी, तुम मुझे अपना भाई मानती हो? जोगिन, ये कैसा सवाल है? ऑफ कोर्स तुम मेरे भाई हो। तो मैं तुमसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि रोमेश की बात मेरे सामने बिल्कुल मत करना, और हाँ, बाबा से तो बिल्कुल भी नहीं। जोगिन, तुम्हें हो क्या गया है? क्यों इस तरह से बिहेव कर रहे हो तुम? बॉडी, मैं जानता हूं कि मैं गलत नहीं कर रहा। मैं अपने परिवार को दोबारा से टूटते हुए नहीं देख सकता, तुम्हें जख्म खाते हुए तड़पते हुए अब नहीं देख सकता बॉडी, इसलिए ये सब चीजें कह रहा हूं मैं। देखो जोगिन, मैं समझती हूँ कि तुम्हें मेरी फिक्र है, मगर सच तो सबके सामने लाना होगा ना, वरना रमेश अक्षय की मौत का कातिल बना रहेगा। और बाबा ने भी तो हमें यही सिखाया है ना कि सच चाहे कितना ही कड़वा क्यों ना हो, उसे सबके सामने लाना चाहिए। बॉडी, मैं नहीं जानता कि सच के सामने आने से रोमेश पर क्या फर्क पड़ेगा, मगर एक बात जानता हूं कि अपने परिवार के लिए, उसको बचाने के लिए मैं कुछ भी करूंगा, किसी भी हद तक जाऊंगा। देखो बारिश, हर इंसान के जिंदगी में कुछ उसूल होते हैं, और मेरी जिंदगी का एक असूल है कि अगर मेरा दुश्मन भी सच्चा है तो मैं उसका साथ देने से पीछे नहीं हटता। और अंकुश तो तुम्हारा दोस्त है, तुम्हें उसका केस लड़ना चाहिए। सर, आप नहीं जानते सर कि अंकुश मेरे अच्छे दोस्तों में से जरूर था, लेकिन उसने मुझसे झूठ बोला है, मेरे साथ धोखा किया है। देखो बारिन, जीवन में कभी कभी सब कुछ हमारे अपने हिसाब से नहीं घटता। कई बार हम सही होते हुए भी सही फैसला नहीं ले पाते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हम गलत हैं। और हेम ने मुझे अंकुश के बारे में सब कुछ बता दिया, और मैं चाहता हूं कि तुम उसकी गलतियों को नजरअंदाज करते हुए उसका केस अपने हाथ में लो और उसे न्याय दिलाओ। लेकिन सर, ये कैसे पॉसिबल है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? डॉक्टर महेश, मुझे आपसे कुछ काम था। बहाने बनाने की आदत छोड़ दो बारी। मैं जानता हूं कि तुम कमला के बारे में मुझसे पूछने आए हो। लेकिन सर, ये कैसे पॉसिबल है?
अंकुश ने अपने बयान में खुद ही कहा है कि उसने ही देवी चौधरानी की हत्या की है। देखो बारिन, मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हें कानून और उसकी धाराएं बताने की जरूरत है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद तुम भूल रहे हो। तो सेक्शन 100 आईपीसी के तहत आत्मरक्षा में की हुई हत्या नहीं होती, और आत्मरक्षा सबका मौलिक अधिकार है। और अंकुश के मामले में भी ऐसा ही हुआ। पहले उसे उकसाया गया, उस पर हमला हुआ, तो उसने वही किया जो उसको करना चाहिए था। सर, अंकुश ने अपने लिखित बयान में कबूल किया है कि उसके जीवन का सिर्फ एक ही मोटिव था कि देवी चौधरानी के परिवार को खत्म करके अपने परिवार के साथ हुए ज्यादती का बदला लेना। देखो बारिन, तुम मुझे सिर्फ ये बताओ कि तुम अंकुश का केस लड़ना चाहते हो कि नहीं। अगर वो निर्दोष साबित होता है तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी। बड़ी अजीब बात है बारिन, एक तरफ तो तुम उसे निर्दोष देखना चाहते हो और दूसरी तरफ उसे निर्दोष साबित भी नहीं करना चाहते। ये क्या बात है? सर, मेरी एक मजबूरी है कि मैं जल्दी किसी से जुड़ नहीं पाता, लेकिन एक बार किसी से जुड़ जाता हूं तो आजीवन उसका साथ निभाने की कोशिश करता हूं। अंकुश ने मेरे साथ जो भी किया, मैं उसे कैसे भुला दूं? देखो, हो सकता है कि बारिन तुम अपनी जगह बिल्कुल सही हो, लेकिन तुम उसे एक हत्यारे की तरह नहीं, अंकुश को एक अपने दोस्त की तरह देखो और उसका केस अपने हाथ में। और हाँ, मुझे तुम ये बताओ कि तुम अंकुश को कैसे जानते हो? नहीं, मैं सर को नहीं बता सकता कि अंकुश से मेरी मुलाकात कैसे हुई थी, वरना सर को शक हो जाएगा कि अंकुश से मुलाकात के पीछे किसी और शख्स का भी हाथ है। नहीं सर, बस ऐसे ही मुलाकात हो गई थी। लेकिन अभी तो तुमने कहा कि तुम इतनी जल्दी किसी से भी दोस्ती नहीं करते, उससे इतनी जल्दी नहीं खुलते, तो फिर अंकुश से दोस्ती कुछ समझ नहीं आई बात। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ खास मुलाकात नहीं थी, बस ऐसे ही। देखो, अगर तुम मुझे नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं। अगर तुम अंकुश का केस भी नहीं लड़ना चाहते तो भी कोई बात नहीं, मत लड़ो अपने दोस्त अंकुश का केस। लेकिन हाँ, एक बात याद रखो बारिन, कि तुम मेरे अंडर में काम करते हो और आज से अंकुश मेरा क्लाइंट है और मैं इस केस की जिम्मेदारी तुम्हें सौंपता हूं। तुम इस फाइल को बहुत बारीकी से देखो और उसे स्टडी करो। और डॉक्टर की रिपोर्ट भी लेते आना। मैं समझता हूं कि अंकुश क्रिमिनल नहीं है। अब मैं सर को कैसे समझाऊं कि अगर मैं अंकुश को बचाने जाता हूं तो उसकी वजह से बहुत सारी बातें खुलेंगी। ऐसे में मेरे जिगरी दोस्त रमेश का चेहरा भी सबके सामने आएगा। मैं ये नहीं कर सकता। मुझे अंकुश के केस के बीच में ही इस केस को बंद करना पड़ेगा, तभी मैं रमेश के साथ न्याय कर पाऊंगा। मुझे माफ कर देना अंकुश, मैं बहुत मजबूरी में तुम्हारा साथ नहीं दे पा रहा हूं, मुझे माफ कर देना। क्या हुआ बारिन, किस सोच में डूबे हो? सर कुछ नहीं, मैं सोच रहा था कि मान लीजिए हम एक बार मेहनत करके अंकुश का साथ दें और उसे निर्दोष साबित करने में उसकी मदद कर दें। लेकिन सर, अंकुश जिस एज में है, मान लीजिए किसी के बहकावे में आके उसने दोबारा वही कदम उठा लिया तो हम लोगों को क्या जवाब देंगे? गर्मियों में घर के बाहर सूरज अपनी पूरी तपिश पे होता है और हम जब बाहर निकलते हैं तो हमारा शरीर झुलसने लगता है। क्या इस डर से हम घर में बैठे रहेंगे? बारिन, इस डर को अपने दिल से निकालो और हो सकता है कि कल जब अंकुश जेल से छूट कर आए तो उसका हमें कुछ बदला हुआ रूप ही देखने को मिले और सब लोग उससे प्रेम करें। खैर छोड़ो इस बातों को, ये फाइल ले जाओ और डॉक्टर से जाकर उसकी रिपोर्ट भी ले आना। ओके सर, मैं कर लूंगा। अब आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
डॉक्टर महेश, मारिन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? डॉक्टर महेश, मुझे आपसे कुछ काम था। बहाने बनाने की आदत छोड़ दो बारी। मैं जानता हूं कि तुम कमला के बारे में मुझसे पूछने आए हो। देखिए डॉक्टर महेश, आप एक नाम के डॉक्टर हैं। एक काम कीजिए, एक अच्छा सा पागल खाना चुनिए, वहां के एक अच्छे से डॉक्टर से अपने वहम का इलाज कराइए। बहाने बनाने की आदत छोड़ दो बारी। मैं जानता हूं कि तुम कमला के बारे में मुझसे पूछने आए हो। देखिए डॉक्टर महेश, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं बहुत अच्छे से जानता हूं तुम्हें बारी। तुम कमला के बारे में ही मुझसे पूछने आए हो क्योंकि वो काफी दिनों से तुमसे मिलने नहीं गई, है ना? डॉक्टर महेश, मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि आप इतने गंदी और गिरी हुई सोच वाले हैं जो अपनी बीवी के बारे में ऐसा सोचते हैं। अच्छा, तो तुम ही बता दो कि ऐसा क्या काम है जो तुम्हें मुझ तक खींच लाया? आखिर कमला के अलावा हम दोनों के बीच में कॉमन है ही क्या? देखिए, आप अपनी हद पार कर रहे हैं। मैं अपनी हद पार कर रहा हूं। देखो बारी, तुम एक बात मत भूलना कि कमला मेरी पत्नी है। मैं जो मर्जी चाहूं उसके बारे में कह सकता हूं, लेकिन ना जाने तुम्हें ये किसने हक दिया कि तुम कमला के बारे में उसी के पति से पता लगाने चले आए। तुम्हारे अंदर इतनी तड़प क्यों है? देखिए डॉक्टर महेश, आप एक नाम के डॉक्टर हैं। एक काम कीजिए, एक अच्छा सा पागल खाना चुनिए, वहां के एक अच्छे से डॉक्टर से अपने वहम का इलाज कराइए, ताकि आपके दिमाग के अंदर छोटे छोटे वहम के कीड़े दौड़ रहे हैं ना, वो मर जाए। अच्छा, तो बताओ क्यों आए हो? डॉक्टर महेश, मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि मैं एक पेशेवर वकील हूं। यहां पे आपकी माता श्री देवी चौधरानी के मर्डर केस के सिलसिले में जानकारी लेने आया हूं और मुझे उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट चाहिए। तो तुम मेरी माँ का केस हैंडल कर रहे हो? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं डॉक्टर महेश, मैं देवी चौधरानी के हत्यारे अंकुश भट्टाचार्य का केस हैंडल कर रहा हूं। अच्छा, तो तुम मुझे यहां ये बताने आए हो कि तुम मेरी माँ के कातिल से मिले हुए और ऊपर से ये उम्मीद करते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। पता नहीं तुम्हें इतनी बड़ी गलतफहमी कैसे हो गई बारी। हाँ, मैं अच्छा आदमी हूं, लेकिन इतना अच्छा आदमी भी नहीं हूं कि इस चीज में तुम्हारी मदद करूं। तो वो रहा दरवाजा, यहां से निकल जाओ। ऐसा ना कि मैं तुम्हें धक्के मार के बाहर निकलूं। देखिए डॉक्टर महेश, मैं आपकी भावनाओं को समझता हूं। प्लीज मेरी मदद कीजिए, मुझे वो रिपोर्ट दे दीजिए। मेरी माँ का कत्ल हुआ है बारी, मेरी माँ का। तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि जब माँ का साया सर से उड़ जाता है ना, तो कैसा लगता है। जब उसका प्रेम नहीं मिलता तो कैसा लगता है। तुम ये बात कभी समझ नहीं पाओगे, इसलिए चले जाओ यहां से। काका, आप रमेश की फोटो देखकर क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं, मुझे चिंता तो अपनी बेटी हेम की है। उसके दिल और दिमाग में तो यही बैठा है ना कि रमेश है, जिंदा है। हाँ काका, हेम जी के प्रेम की वजह से आज भी रमेश हमारे बीच में जिंदा है। क्या रमेश अभी भी जिंदा है? हाँ काका।